अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कौन-सी ऐसी बात है जो हम मिस कर रहे हैं। सलामत रहे पाकिस्तान, ता क़यामत रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। बुरी खबर दुनिया के लिए ये है कि अमेरिका और वेनेज़ुएला का जो झगड़ा था, दोनों के जो आपसी प्रेज़िडेंट थे, उनकी जो नोक-झोंक चलती रहती थी, वो अब एक बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के कैपिटल पर हेलीकॉप्टरों से सुबह-सुबह हमला किया है और ख़ास तौर पर एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट जो है उनका एयर फ़ोर्स का हेड ऑफ़िस भी है। तो वहाँ पर एक बड़ा शदीद किस्म का हमला हुआ है और न्यू ईयर का ये तीसरा दिन है, वीकेंड है। रात के वक़्त ये हमला हुआ है। ज़ाहिर है, वो आपको पता है, लातीन अमेरिका वाले पीने-पिलाने वाले लोग हैं। अब वो टुन होके सोए होंगे और उधर से ये बमबारी। और मेरे ख़्याल में सदर ट्रंप को यहाँ पर थोड़ा-सा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें डीप चीज़ें हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगी। अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमला करने की क्या जो है वो रीज़न्स हैं, वो आपको मिल जाएँगी। ज़ाहिर है, वहाँ पर साउथ अमेरिका में तेल सबसे ज़्यादा है और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ड्रग्स का मतलब रोकथाम नहीं करते। जो वेनेज़ुएला वाला सदर है, वो भी बड़ा है फन्ने-ख़ास सदर है। चाइनीज़ के साथ वो काम करता है। पिछले दिनों वो छेड़ रहा था अमेरिकन सदर को कि ये जो मुझे चाइना ने फ़ोन दिया है, ये फ़ोन किसी भी जगह पे इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो इस किस्म की उनकी नोक-झोंक चलती रहती थी, बल्कि पिछले दिनों तो वेनेज़ुएला के सदर ने ट्रंप से कहा था कि हम बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं। हालाँकि वो बैठना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसको किसी जगह अंदाज़ा था कि ये काम डलने वाला है। बट चलें, अभी चलते हैं अपने मुल्क की तरफ। सुहेल अफरीदी का मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हो गया है। मसूफ़ को वज़ारत आला से प्यार हो गया है, ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं। यही बातें गंडापुर किया करता था, जो अब सुहेल अफरीदी कर रहा है, लेकिन सुहेल अफरीदी शायद भूल रहा है कि ये बातें यूथियों को अच्छी नहीं लेती। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और तलक़ात की बेहतर करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और तलक़ात को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, यानी अपनी सूबाई हुकूमत बचाने के लिए हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हूँ। सुहेल अफरीदी का कहना था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और तलक़ात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को अवामी मफादात के मुताबिक पॉलिसी अपनानी चाहिए। मसूफ़ तो अब फील्ड मार्शल से मुलाकात के लिए भी किसी भी वक़्त एक जिसे कहते हैं ना मिस कॉल पर भी रेडी हैं, बेताब हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो फील्ड मार्शल से ज़रूर मुलाकात करेंगे। सुहेल अफरीदी ने इतराफ़ किया कि लाहौर के दौरे के दौरान इनकी जानिब से गलत ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द-ए-अमल था। उन्होंने अपने दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़ुबान पर जो है वो माज़रत भी कर ली। अब गलत ज़ुबान सिर्फ़ लाहौर के दौरा पर लाहौर में नहीं हुई, उसके बाद इनके जो स्पोक पर्सन है, जिस किस्म की उन्होंने बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की है, उस पर माज़रत करने से बेहतर था कि वो जब ज़ुबान गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तब उनको शट अप की कॉल देते। चलो, एक बात तो वाज़िया हो गई कि सुहेल अफरीदी जो है वो गंडापुर के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। हो सकता ही नहीं है। जो रवैया इमरान खान साहब चाहते हैं, जो जंग इमरान खान साहब लड़वाना चाहते हैं, वो मुमकिन ही नहीं है कि वो जंग जो है वो मुसलसल लड़ी जा सके। लेकिन खैर, एनी हाउ, अब सुहेल अफरीदी साहब जो है राय रास्त पे आ गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्द इनकी भी पीर साहब से मुलाकात हो जाएगी, किसी तकरीब में, किसी महफ़िल में, किसी फंक्शन में। खैर, अच्छा जी, इमरान खान साहब के मुतल्लिक जेल से जो अहम खबरें आ रही हैं, ये मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है, वो बल्कि कल एक दोस्त मिले, कहंदे जी किसे किस टाइम तुसी बड़ी तकलीफ देंदे हो। तो मैंने उनसे कहा कि यार, तकलीफ तो देते ही नहीं है, हम तो मतलब बड़ी एहतियात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं उनको बड़ी हमारे वीलॉग्स में कुछ ऐसी कोई लाइन आए तो बड़ा दुःख होता है, तो उसको बड़ी एहतियात से लाइन लेते हैं। लेकिन अब क्या करें, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो बतानी पड़ती हैं। कहा ये जा रहा है, इमरान खान साहब के साथी जेल फेलो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि इमरान खान साहब के साथ जेल काट रहे थे, इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि जेल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 साल, वैसे भी मेरे ख़्याल में जिसने 2 साल जेल काट ली हो और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो और वो अनबीटेड समझता हो अपने आप को, और वो समझता हो कि जब वो गिरफ्तार होगा तो पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम जो है वो जेल के ताले तोड़ कर उसको निकाल लेगी, और अगर ऐसा ना हो
فرسٹریटेड ہونا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں رہنے والی مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر کی کچھ مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں محل جیسے والی جو سہولتیں ہیں وہ تو میسر نہیں ہیں، ڈیفینیٹ نہیں ہے، محل والی تو نہیں ہے، لیکن جو سہولتیں ان کو دینے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ضرور ہے، مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ عمران خان کو 2 اخبار ملے ہوئے ہیں اور بڑا LCD لگا ہوا ہے جس پہ وہ اپنی من پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ چترار بھی وینے ہونے ہیں جی، پچھلے گانے پرانے۔ مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا کہ عمران خان کو رہنے کے لیے 6 چکیاں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں سے 5 ان کے اپنے استعمال میں ہیں، چھٹی چکی میں ان کا مشقتی رہتا ہے، اور عمران خان صبح 9 بجے ناشتے کے لیے اور دوپہر 3 بجے کھانے کے لیے دن میں 2 بار اپنی چکی سے باہر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ورزش، اس کے علاوہ ٹہلنا، اس کے علاوہ واک کرنا جو وہ ہے وہ علیحدہ سے شامل ہے، اور یہ تمام سہولتیں عمران خان صاحب کو وہاں پر دستیاب ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مشقتی دیسی گھی کا جب تڑکا لگاتا ہے تو ارد گرد والے جو ہیں وہ صرف اس جو خوشبو ہے اس پر ہی مطلب گزارا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کو یہ تمام سہولتیں وہاں پر موجود ہیں کہ دیسی گھی کا تڑکا لگا خان صاحب جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک تنہائی اور یہ جو ایک جیل ہے اور یہ جو ایک غم ہے کہ میں جیل میں ہوں اور میرے باہر والے کچھ نہیں کر رہے، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنی گیم میں لگی ہوئی ہیں اور میری پارٹی جو ہے وہ اپنے مزے لوٹ رہی ہے۔ محمد علی مرزا نے بتایا کہ عمران خان کی آواز بہت اونچی سنی جاتی ہے، کہ عمران خان صاحب کافی اونچی بات کرتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ پاس میں سنی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ٹی وی پر نہیں بتائی جا سکتی، ظاہر ہے وہ آپ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ گالیاں والیاں نکالتے ہوں گے اور وہ کیا کرتے ہوں گے، اور جن کو وہ گالیاں نکالتے ہیں ان کے بارے میں وہ ٹویٹیں کر کے بھی جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہوں گے، کیا گالیاں نکالتے ہوں گے، کس کو برا بھلا کہتے ہوں گے، تو وہ آپ اگر نہ بھی بتائیں تو ہمیں اندازہ ہے۔ اب یہ چیزیں تقریباً 1 سال پہلے ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہاں سے اندر سے گواہی آ رہی ہے تو لوگ ذرا اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اس اسلامی ممالک میں تناؤ کم کرنے کے لیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دفتر ترجمان خارجہ جو ہیں ان سے جو بیان جاری ہوا ہے، انہوں نے رہنماؤں کو خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب سے گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کے تمام فریقین کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی امن اور استحکام کے مفاد میں تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ دیکھیں، دونوں ممالک ہی اور دونوں اسلامی ممالک ہیں اور بڑے ملک ہیں دونوں، UAE بھی ہے اور جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ ہمارے لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ذرا آپ کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں، لیکن UAE کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے اسلامک ممالک ہیں، ان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے، باقی مسلمان ملک دیکھ رہے ہیں، ان کی لڑائی کی وجہ سے مسلم امہ کا بڑا نقصان ہوگا۔ پنجاب میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے انٹر اسکرالو سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس جدید طریقہ علاج کے لیے امریکہ ماہر ڈاکٹر پنجاب کے ڈاکٹر کی خصوصی جو ہے وہ تربیت دیں گے۔ امریکہ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پنجاب کے ڈاکٹروں کو تربیت دیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سرجری روایت اوپن ہارٹ سرجری کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور جدید متبادل ہے۔ اس طریقہ علاج میں خون کی نالی میں معمولی سے سوراخ کے ذریعے انجوپلاسٹی، سٹینٹ اور ایلیگیشن جیسے پیچیدہ عمل انجام دیتے ہیں، جس سے مریض کی صحت یابی کے جو ہے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال، نشتر ہسپتال، جناح ہسپتال کے ڈاکٹر کو اس جدید تکنیک کی تربیت دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں جدید کارڈیالوجی طریقہ متعارف کروانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فاؤنڈیشن کی ہیلتھ اور تعلیمی خدمات کو سراہا اور انٹرواسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی واضح ہدایت جاری کی۔ میں بتاتا ہوں نا کہ اگر آپ ڈیلی ایک ویلاگ کرنا چاہیں تو مریم نواز جو ڈیلی جو ان کی ہے اپڈیٹ، جو وہ چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں پریکٹیکلی میدان میں، اس پہ ایک ویلاگ کیا جا سکتا ہے کہ اب جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کو 4 خبریں ملتی ہیں کہ آج مریم نواز نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور وہ خالی میٹنگز نہیں ہوتی، وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب چائنا سے جو کینسر کے علاج کے لیے لے کے آئے تھے اس سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے شروع میں مذاق اڑایا لیکن اس سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ
अमेरिका से पहले भी डॉक्टर बुलाए गए थे, जिन्होंने एक बड़ा शानदार किस्म का अस्पताल खड़ा कर दिया था, और हिंदुस्तान जो जाने वाले थे, उनसे हमारी जान छूटी थी, और जब दरमियान में दिहाड़ी लगाने वाले होते थे, जो वहाँ पर बुक करते थे लोगों के इलाज के लिए, उनकी दिहाड़ी लगी, और वो साकिब निसार वाला वाक़या सारा आपको याद है। ताज़ा तरीन आलमी रैंकिंग में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में 21 नंबर पर आ गया। लाहौर आलमी रैंकिंग में दुनिया के जो आलूदा तरीन शहरों में उसका जो नंबर है 21 आ गया। कहाँ से? 1 से। नंबर 1 से नंबर 21 पे आ गया। जो पहले नंबर पर होता था 21 पर चला गया, और पहले 4 में भारत के 2 शहर और काबुल भी है। लाहौर शहर की फ़िज़ाई सूरत-ए-हाल में नुमायाँ बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 110 की सतह पर आ गया, और माहिरीन के मुताबिक मौसमी नमी और हवा की रफ्तार में इज़ाफ़े के बायस स्मोग के मुज़रज़रात बड़ी हद तक फ़ज़ा से साफ़ हो गए हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक इस वक़्त लाहौर में स्मोग मौजूद नहीं है। सर्द मौसम के बायस कुदरती फ़ोग देखने में आ रही है, जिसका तल्लुक ज़ाहिर है हमारे बचपन से है और मौसम से। इसका सनती या ट्रैफ़िक आलूदगी से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात पर एंटी स्मोक एक्शन मौसर अंदाज में जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि ईंटों और भट्टों की सख्त निगरानी के ज़रिए माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। ये वो हैं जो काम है जो मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक पंजाब की, मैं कहता हूँ ना कि अगर राइट जॉब के लिए अगर राइट पर्सन लगाएँगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो निकलेगा। और वो जो रिज़ल्ट है वो अब निकल रहा है। उस रिज़ल्ट को देखें आप, उस रिज़ल्ट से आपको मिल क्या रहा है कि नंबर 1 पे जो गंदा, मैं लफ़्ज़ गंदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आलूदा कहते हैं, लेकिन गंदा कहने से ज़रा दिल को तसल्ली होती है कि इन्ना गंदा शहर सी साडा लाहौर। मतलब दिल्ली नाल साडा मुकाबला हुंदा सी। अब अंदाज़ा करें कि दिल्ली अभी भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, और हम लोग 21 पे पहुँच गए हैं, और वो जो फैक्ट्रियों का धुआँ और गाड़ियों का धुआँ ये मिलकर जो फ़ोग बनता था, या फसलों के जलने का, वो अब उस फ़ज़ा में नहीं है। इस वक़्त जो आपको नज़र आ रहा है वो फ़ोग है, और फ़ोग जो है वो कुदरती अमल है। तो मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो काम किया है, अल्लाह पाक, मैं कहता हूँ कि देखें, ये अल्लाह पाक इनको अजर देगा। अल्लाह पाक इनकी वालदा का साया इनके सर पर कायम रखे, और इनके बच्चों पर इनका साया कायम रखे। ये है वो असल खिदमत जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं। मेरे और आपके बच्चे जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, हमारे साथ काम करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो ज़्यादा ही मतलब कि चीज़ों को फ़ील करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी है, तो वो इस मौसम में बाहर निकलते ही नहीं है, 4 महीने घरों नहीं निकलते के। लेकिन वो बता रहे थे कि डॉक्टर के पास जाना हुआ, तो वो जनवरी में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जनवरी में भी ये हो सकता है। तो अल्लाह पाक मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा जी, लाहौर में बसंत के चर्चे हैं जी, कि लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। मैं कल रात को भी दोस्तों एक शादी थी, वहाँ पर था। तो हमारे जो दोस्त है वो बता रहे थे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक दुबई से आ रहा है, एक अमेरिका से आकर कनाडा से आ रहा है। तो हम बड़ी देर के बाद लाहौर इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे हो रहे हैं बसंत के त्योहार पर। लाहौरियों का ये एक बहुत बड़ा त्योहार था। जब हम भी लाहौर आए 87-88 में पढ़ने के लिए, तो जब हमने ये मोले मेले देखे, तो हम भी एक दफ़ा जो है वो, मतलब ये जो आसमान मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल इतना भी आसमान नज़र नहीं आता। मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना कि रंग-बिरंगी गुड़ियों से आसमान भरा होता था। लाहौर की कोई छत ऐसी नहीं होती थी जिस पर म्यूजिक ना लगा हो, लाइटें ना लगा हो, रात से काम स्टार्ट ना होता हो। और दूसरा, दिन के टाइम तो कमाल ही और होता था, खाबे चल रहे होते थे, रोटियां चल रही होती थी। सरकारी सतह पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को अंदरूने लाहौर जो है वो लाकर ये बसंत मेला दिखाया जा रहा था। अभी इस महीने में 6, 7, 8 को 3 रोज़ा ये मेला सजाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस बसंत के त्योहार को वापस लाया जाए। अब इसके वापस लाने में जो ज़िम्मेदारी है वो है शहरियों की। हुकूमत तो अपने तौर पर कर देगी, हुकूमत के पास वसाइल हैं। हुकूमत के जो है वो जो दर्ज किए गए हैं, जो लोगों को बताया गया है कि आपने जो गुड्डियाँ हैं और डोर है कहाँ से खरीदनी है, वो आपको वहाँ से खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप उस पुराने स्टाइल में फिर माजा लगा-लगा कर और उसमें शीशे तोड़कर उसमें क्या-क्या करके करेंगे, और उस सूरत में फिर आपको सज़ा भी होगी, और खिलाफ अगर आप कानून के जाएँगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। और उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि ये त्योहार कहीं दोबारा फिर अगले 20 साल के लिए हमारे हाथों से ना निकल जाए। तो यहाँ पर जितनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी वो पूरी कर रही है, लेकिन यहाँ की अवाम की जो ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी करे। मोटरसाइकिलों पर 3 दिन के लिए, साइकिलों पे 3 दिन के लिए पाबंदी लगा रही है, और ट्रैफ़िक में हुकूमत जो है वो फ्री ट्रैफ़िक जो है वो प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग ट्रैवल कर सकें, आ जा सकें। लेकिन
وہ موٹر سائیکل کا استعمال نہ کرے، کیونکہ موٹر سائیکل کا استعمال جو ہے وہ جو ڈور پھرنے سے گلے پہ جو حادثے ہوئے ہیں، حکومت اس کی روک تھام کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ پنجاب حکومت مریم نواز اپنی طرف سے بیسٹ کر رہی ہیں، اب تھوڑی سی ذمہ داری شہریوں کی ہے، تھوڑی سی ذمہ داری لاہوریوں کی ہے کہ ذمہ داری دکھائیں، خود بھی انجوائے کریں، پورے پاکستان سے اپنے دوستوں کو، خاص طور پر کراچی سے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ کراچی والے جو ہیں وہ لاہور کی ترقی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسا لاہور ہے ویسا کراچی بنے، بلکہ جیسا لاہور ہے ویسا پورا ملک بنے۔ ذمہ داری آپ کی ہے، اب آپ نے مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں ہر سال بسنت کا تہوار منانے دیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایک بھی حادثہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ویلوگ کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔